हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक बात कर ली 20 एमसीक्यूज के ऊपर। जो एक एक नंबर वाले एमसीक्यूज रहते हैं, जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 16 पार्ट ए से और 4 पार्ट बी से, इनके ऊपर बात कर ली बच्चों। फिर हमने बात करी थी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में, जो कि थे 17 से लेकर 20 तक और 31 एंड 32, इतने क्वेश्चन टोटल थे, जिनमें से हमने 17, 18 और 19th वाला क्वेश्चन निपटा लिया। 19th में एक और वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, ऑप्शन था 19th वाले क्वेश्चन में, जिसमें से एक तो कर लिया, एक आज करेंगे। 20 वाला हम लोग आज करेंगे, 31 वाला आज करेंगे एंड 32 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज करेंगे। तो इतने क्वेश्चन आज हम लोग करने के बाद जो 3 नंबर वाली सीरीज हमारी रहती है सैम्पल पेपर की, वो भी हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है बात। फिर हम बात करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए हम सेशन स्टार्ट करें अपना बगैर देर किए हुए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बच्चों आप देखें, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। दैट इज लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, लिली लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, जो 10% प्रीमियम पर इशू किए गए थे। ₹8 कॉल्ड अप ऑन विच अ शेयर होल्डर did not pay ₹3 on allotment including premium and first call of ₹2. Out of these 60 shares were reissued to Ram as fully paid up for ₹8 per share and 20 share to Suraj as fully paid up for ₹12 per share at different interval of time। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हुआ आपको एंट्री अलग अलग दिखानी है, अगर एंट्री करनी होती तो। हाल फिलहाल यहाँ पे प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हमें फॉरफीचर अकाउंट यानी जो फॉरफिट वाला अकाउंट होता है वो हमको बनाना है बच्चों। ठीक है, जो हम शेयर फॉरफिट करते हैं उसका अकाउंट हम लोग को मेंटेन करना है बच्चों। ठीक है, चलिए हम समझेंगे बड़ी बात। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कहानी में हुआ क्या है। हुआ यह है कि एक कंपनी है ना, इस कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं। हम मोटी मोटी बात सीखें, इस कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं। कितने का शेयर था वो? ₹10 का शेयर था। वो 10% प्रीमियम पर इशू किया गया था, जिस पर ₹8 की अभी तक कॉल करी गई है। इस पर सिर्फ और सिर्फ कितने मांग रखे हैं आज तक? ₹8 मांग रखे हैं बच्चों। ठीक है बात, हमने सिर्फ इस पर कितने मांग रखे हैं? ₹8 मांग रखे हैं। अच्छा, ये फॉरफिट क्यों की? बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम पे ₹3 की जो कॉल है वो नहीं आई, इसने नहीं पे करी। जिस ₹3 में ₹1 आपका प्रीमियम का इंक्लूड रहेगा। ठीक है बात, ₹1 कहां से आया? ₹10 का 10% प्रीमियम कितना हुआ? ₹1 हुआ ना। तो ये अलॉटमेंट पे ₹3 है इन टोटल, इसमें से ₹1 आपका प्रीमियम का है। अच्छा, नेक्स्ट कहानी है, जो कॉल है यानी जो फर्स्ट कॉल है वहां पर ₹2 नहीं आए। ठीक है, इन टोटल अगर हम देखें 3 और 2 ₹5 नहीं आए, इसलिए हमने शेयर फॉरफिट किया। ठीक है, इसलिए हमने शेयर फॉरफिट किया, लेकिन इस 5 में एक तो इंक्लूड है प्रीमियम का, तो कितने नहीं आए? 4 नहीं आए। कितने की कॉल कर रखी है आज तक हमने? इन टोटल ₹8 की कॉल कर रखी है, जिसमें से 4 नहीं आए, लेकिन ₹4 तो आ चुके हैं। ठीक है, ये ₹4 हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, आगे हम क्या कर रहे हैं? इन 100 शेयर में से जो हमने फॉरफिट कर रखे हैं, इनमें से हम 60 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं एक बंदे को ₹8 में, और अगेन हम 20 शेयर फिर से रीइश्यू कर रहे हैं एट ₹12 टू समबडी एल्स। ठीक है बात, ये हमारी कहानी पूरी हो रखी है। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट हम लोग को बनाना है, इसका फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर रुपीज। अब आप एंट्री के थ्रू इसको सीखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाएगी। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है ना, या जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कंडीशन नॉमिनल है ना, तो नॉमिनल का मतलब होता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी जहां पर भी आपका खर्चा हो उसको आप यहां डालेंगे। डेबिट साइड है ना हमारा, 2 वाला डेबिट साइड होगा, यहां रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी इनकम हमारी होगी उसको हम बाई साइड पेस्ट आउट करेंगे। ठीक, अब इनकम क्या मतलब हुआ? हमने शेयर फॉरफिट किए। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? वो पैसा हम लोग हड़प लेते हैं जो हमारे पास आया होता है। तो कितने रुपए हमारे पास आज तक आया है? ₹4 आया है ना। इन टोटल हमने ₹8 मांगा था, जिसमें से ₹4 हम रिसीव कर चुके हैं, ₹4 नहीं आए हुए हैं। तो हम ₹4 100 इंटू 4 करेंगे तो होगा ₹400। तो ₹400 हमने फॉरफिट किए, और फॉरफिट किए तो हमारी इनकम बनी। अगर इनकम बनी तो बाई साइड रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? अब किस नाम से रिकॉर्ड होगा भाई? जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, आपने देखा होगा हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अभी हम क्या पकड़ेंगे यहाँ पे? बाई शेयर कैपिटल। क्या पकड़ेंगे? बाई शेयर कैपिटल। आ रही है बात समझ में? ये हम लोग पकड़ लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कहानी हम अगली समझते हैं। फिर अगली कहानी में क्या हुआ भाई? अगली कहानी में देखो क्या हुआ होगा। अब जब हमने ये जो 60 शेयर है ना, जो 60 हमारे पास शेयर हैं, ये हमने रीइश्यू करे, मतलब हमारे पास इन टोटल 100 शेयर थे। समझ आ रही है बात आपको? 100 शेयर का हमारे पास था ₹4, यानी ₹400 था हमारे पास।
था 400 रुपये हमारे पास। अब हम शेयर फोरफिट का पैसा कहाँ यूज करते हैं, आपको अच्छे से कहानी पता होनी चाहिए। जो शेयर फोरफिट का पैसा होता है, जो पैसा हमने हड़पा होता है, हम दो जगह यूज करते हैं। या तो हम रीशू करते वक्त उसको यूज करेंगे अगर हम लॉस कमा रहे होंगे। अगर रीशू करते वक्त हमको लॉस होगा तो उस पैसे को हम लॉस को रिकवरी करने में लगा देंगे। किस पैसे को, ये फोरफिट वाले पैसे को। या फिर हम ट्रांसफर करेंगे इसको टू द कैपिटल रिजर्व। दो ही इलाज इसके हैं, ठीक है। आप देखिए, जब हमने 100 शेयर में से 60 शेयर रीइशू करे एट ₹8, हमने सिर्फ 8 रुपए में रीइशू करे, मतलब 2 रुपए का नुकसान खाया। खाया नहीं खाया भाई, हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपए है ना। इन अदर हैंड 10 रुपए की वैल्यू वाले शेयर को हमने सर भेजा 8 रुपए में, 2 रुपए का लॉस खाया। अगर 2 रुपए का लॉस खाया तो 2 की लॉस हम रिकवर करेंगे यहाँ से। तो हमको कितने का लॉस हुआ, 7 दूनी 120, यानी हमको 120 रुपए का लॉस हुआ। 120 का हुआ कि नहीं हुआ हमें लॉस, हमें 120 का लॉस हुआ। अगेन यहाँ पर आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, और लॉस का मतलब हुआ ये जाएगा टू साइड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप करेंगे। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों किया, आप देखें, जब आप रीइशू करते हैं ना शेयर, जब आप रीइशू करते हो आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर आपको लॉस होगी तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट करते हैं, टू करते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। हमेशा अपोजिट वाला पकड़ेंगे, जहां शेयर फॉरफिट वाला अमाउंट जाएगा ना उसका ठीक अपोजिट वाला नाम पकड़ेंगे। अगर शेयर फॉरफिट क्रेडिट गया तो डेबिट वाला पकड़ेंगे, अगर शेयर फॉरफिट डेबिट गया तो क्रेडिट वाला नाम पकड़ेंगे। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। तो हमने ये करा, 120 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, देखो 120 रुपये हमें लॉस हुआ, हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया, मामला समझ में आ गया होगा। मामला समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हमने ये जो 60 रुपये पर हमको मामला हुआ था, 120 रुपये की लॉस जो हुई थी, हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब एक कहानी और समझिए, देखो हमने 60 शेयर का जो पैसा हमारे पास है ना, एक्चुअली जो फोरफिट वाला पैसा वो 60 शेयर कितना है, 60 शेयर का था 4 रुपए। नहीं बात समझ में आ रही, देखो हमने एक शेयर का 4 रुपए मारा है ना, तो अगर हम रीइशू कर रहे हैं ना, तो रीइशू कितने शेयर कर रहे हैं, 60। तो रीइशू करते वक्त 60 शेयर इशू करें तो एक शेयर का प्राइस कितना, 4 रुपए। तो हमारे पास 240 रुपए है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रीइशू, ठीक है। हम जब 60 शेयर रीइशू कर रहे हैं तो जो 60 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं उसका जो फॉरफिट वाला अमाउंट है वो 240 रुपए है, 240 में हम यूज कर सकते हैं। हमने कहाँ यूज किया, हमने 120 रुपए से लॉस रिकवर कर ली, इसे 240 में से 120 की तो लॉस रिकवर कर ली हमने, ठीक है। अब बाकी जो 120 बच जाएंगे ना, 240 में से 120 आप लेस करिए, 120 बचेंगे ना आपके पास, क्या करोगे इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। अगर करोगे तो यहाँ लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। आ रही है बात समझ में, तो ये आप 120 रुपये यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बात, चलिए अगली कहानी समझते हैं। अगली हम 20 शेयर रीइशू कर रहे हैं 20 शेयर इशू, और 20 शेयर का हमारे पे पड़ा है 4 रुपए। वही 4 रुपए कहानी हमने फॉरफिट किया है, पर शेयर का 4 रुपए, तो 20 चक्को 80 हमारे पास है। हमारे पास इन टोटल 80 रुपए है बच्चों, हमारे पास 80 रुपए है, जिन 20 शेयर को हम अब रीइशू करने जा रहे हैं। हमने रीइशू कितने में करा, 12 रुपए में। कोई लॉस हुआ क्या, नहीं। अब अगर लॉस नहीं हुआ तो ये 80 रुपए का क्या करोगे, इन 80 रुपए को आप ट्रांसफर करोगे टू द कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना इज अ खर्चा, तो टू साइड आएगा, अगेन टू कैपिटल रिजर्व, अगेन टू कैपिटल रिजर्व कितना, 80 रुपया, ठीक है। अच्छा, 60 हमने रीइशू कर दिए, फिर 20 हमने रीइशू कर दिए, कितने हो गए, 80 रीइशू कर दिए। अब बचे ना 20 शेयर, और बचे हैं ना 20 शेयर, और तो ये 20 शेयर हमारे पास हैं, इनका भी तो 4 रुपए हमारे बचा हुआ है, 80 रुपए, ये हमारे पास बचा हुआ है। और बचा हुआ अगर है, बचे हुए को यहाँ दिखाओगे आप टू बैलेंस सीडी के नाम से, किस नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से 80 रुपये आप यहाँ पे दिखाने वाले हो। अब देखो एक बोला आ रहा होगा अपने आप, तो आप देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये आपका 400 आएगा बोथ साइड, ठीक है बात। तो ये करने का तरीका था बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आज के सेशन इस क्वेश्चन के ऊपर फिनिश करें, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बात। होप आपको ये समझ में आया हो, आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आपको मेथड आते होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको यूज करना है, और 3 आपका परचेज ईयर है, ठीक है। नंबर ऑफ जो ईयर परचेज हम लगाते हैं वो आपका 3 है। तो क्या था, फॉर लास्ट 4 ईयर्स द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर 2020 में 28,000, 21 में 27,000, 22 में 46,900, और 23 में 53,810 रुपये का प्रॉफिट आपको होता है। और एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। देन ऑन 1 अप्रैल 2020 a major plant repair was undertaken for ₹10,000 which was charged to the revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method. आगे कहता है कि for the purpose of calculating goodwill the company decided that the year ending 31st March 2020 and 31st March
2021 be weighted at as 1 each being COVID affected and for years ending 31st March 2022 and 23 weighted to be taken 2 and 3 respectively। ठीक है, ये हमारे पास मोटा मोटा क्वेश्चन, मैं आपको ब्रेक करके एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों, तो एक बार ब्रेक करके समझाऊं मैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। जो मोटा मोटा क्वेश्चन का प्रारूप है वो ये है कि हमको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड होते हैं अदरवाइज, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है और अगला सुपर प्रॉफिट मेथड है, फिर तीसरा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप पता हो आपको, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें उसी कंडीशन के अंदर अपनी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी फर्म की, ये हमको निकालना है, जिसमें हमको नंबर ऑफ परचेज आपके 3 ईयर दे रखे हैं। ठीक है, अब कहानी वाला देखो क्या है। 2020 में प्रॉफिट होता है 28,000 रुपये, 21 में प्रॉफिट हुआ 27,000 रुपये, 22 में प्रॉफिट हुआ 46,900 और 23 में प्रॉफिट होता है 53,810 रुपये। ठीक है बात, ये हमारे प्रॉफिट की कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट हमको दे दिए, वो मोटे मोटे एडजस्टमेंट आपको समझाऊं। पहला एडजस्टमेंट हमको दिया है कि भैया 1 अप्रैल 2020 को, यानी इस साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 को क्या होता है कि 10,000 की एक मशीनरी खरीदी जाती है। ठीक है, अब देखो एक बात जरा समझिएगा गौर से, ये जो 2020 वाला फिगर है ना 28,000, ये 31 मार्च 2020 का फिगर है, ये 31 मार्च 2021 का फिगर है, ये 31 मार्च 2022 का फिगर है, ये 31 मार्च 2023 का फिगर है। तो इसने अगर 1 अप्रैल 2020 लिखा ना, 1 अप्रैल 2020 अगर लिखा तो बात बेटा यहाँ की हो रही है, बात 21 वाले ईयर की हो रही है, बात याद रखिएगा क्योंकि 31 मार्च के फिगर है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 को यानी यहाँ 21 वाले ईयर में 10,000 का एक खर्चा किया गया, और वो खर्चा किस लिए किया गया, फॉर रिपेयर द मशीन, मशीन को रिपेयर किया गया। और मशीन को रिपेयर करना है ना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंस ये 10,000 रुपये खर्च करना मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाना चाहिए, मशीन की उतनी वैल्यू बढ़ गई। अब इसको आपने रेवेन्यू मान लिया, आपने इसको जनरल खर्चा मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू खर्चा नहीं है बच्चों ये। ठीक है, ये सैलरी जैसा खर्चा थोड़ी है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो इन्होंने क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, पहली गलती। दूसरी बात इसने ये कही कि जो 10,000 का खर्चा किया है, जिस मशीन पर इन्होंने 10,000 का खर्चा किया है, उस मशीन पर हर साल 10% डेप काटा जाता है। वो मशीन की वैल्यू क्या है हमको तो नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि हाँ 10,000 की वैल्यू खर्च की गई है ना। तो 10,000 रुपये खर्च किया गया, तो इस 10,000 पर डेप भी कटेगा, कितना परसेंट, 10%। किस मेथड से, WDM मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। हर साल वैल्यू पे लगने वाला जो डेप होता है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये पूरी कहानी दी है। अगला एडजस्टमेंट लिखा है कि 2020 और 2021 इन दोनों को वेट देना है 1, इन दोनों को वेट देना है 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों ईयर कोविड से अफेक्टेड है, और इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। इतनी जानकारी क्वेश्चन ने हमको अवेलेबल करवा रखी है ना। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आई होप अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात, चलिए अब हम बात करें। देखो हमारे पास कहानी देखो 2020 की अगर हम देखें ना, तो 2020 अगर हम देखें, 2020 यहाँ पे है ईयर, 2021 हमारे पास ईयर है, 2022 हमारे पास ईयर है, 2023 हमारे पास ईयर है। इतने साल हमारे पास हैं बच्चों। वेट की बात करें, इस वाले को 1 वेट देना है, 21 को भी 1 वेट देना है, 22 को 2 और इसको 3। वेट वाली कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। वेट वाली कहानी आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कोई मामला इतना पेचीदा तो है नहीं बच्चों। अच्छा बात करें 20 का प्रॉफिट 28,000 रुपये है। मैंने यहाँ लिखा है एडजस्टेड प्रॉफिट, 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ईयर, एडजस्टेड प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब देखो 20 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20 का 28,000 प्रॉफिट है, उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हालांकि यहाँ 1 अप्रैल 2020 लिखा है, लेकिन ये एडजस्टमेंट 2020 के लिए बिल्कुल नहीं है, ये 21 की बात कर रहा है। अच्छा 21 में 27,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि 10,000 का आपने एक ऐसा खर्चा भी यहाँ से डिडक्ट किया हुआ है। मतलब आप ये ऐसे समझें, आपको 27,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये कब हुआ, जब आपने 10,000 रुपये का एक खर्चा किया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और अगर रेवेन्यू मान लिया तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया होगा, वो रेवेन्यू तो है ही नहीं, वो तो कैपिटल है, वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो इस 10,000 को आप दोबारा से प्लस करेंगे, है ना। तो ये प्रॉफिट दिस प्रॉफिट शुड बी 37,000। ठीक है बात, ये वर्किंग नोट होता है, ऐसा कर लीजिएगा। 37,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने कहा है कि 10,000 पर आपको 10% प्रॉफिट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, आपको डेप भी काटना है, इट विल बिकम 1,000। तो अगर ये 37 में से 1,000 में माइनस करूं, इट विल बिकम 36,000। तो यहाँ का प्रॉफिट एक्चुअली 36,000 है।
समझ में आ गई बात। तो 10,000 की मशीन थी, है ना, मतलब मशीन इन द सेंस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसमें से 1,000 का डेप काटा, अब ये मशीन की वैल्यू बची है 9,000 रुपए। ठीक है, तो अगले साल जो डेप कटेगा 10% के हिसाब से इट विल बिकम 900, तो अगली बार 900 कटेगा 900। तो अगला जो प्रॉफिट हमारे पास है 46,900 का प्रॉफिट है 22 का, तो में से अगर 900 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 46,000 रुपये आएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा 9,000 में से अगर हम 900 घटा दें तो बनता है आपका 8,100 का 10% अगर निकालेंगे तो बनता है आपका 810 रुपया, और जो 810 रुपये है वो यहाँ से निकलेगा 53,810 से, तो कितना हो गया, 53,000 हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये पूरी कहानी रहेगी बच्चों। अब मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट आप लोगों ने निकाल दिया, वेट आपने रख दिया अपने हिसाब से। अगर क्वेश्चन में आपको वेट के रिगार्डिंग कहा नहीं होता तो पहले ईयर को 1, अगले ईयर को 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 रखा जाता है। बट हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन ने डिसाइड कर रखा है कि किसको कितना वेट देना है, क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बता के रखा हुआ है। तो 28,000 इंटू 1 किया तो आपका आएगा 28,000 रुपये, और हम 36 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आएगा 36,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। और 46 को अगर मल्टीप्लाई करें 12, ये आपका आएगा 92,000 रुपये, है ना, ये आपका आया 92,000 रुपये। और हम करें 53,000 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 9, 3 पंजे 15, यानी 1,59,000, ये आपका आ रहा बच्चों 1,59,000। तो टोटल अगर बात करें तो हम टोटल भी करेंगे वेट का भी, और तो 3 2 5 1 5 2 7, टोटल वेट आपका 7 हो गया, और 159, 92, 36 एंड 28, इनको अगर हम प्लस करें तो ये बन रहा है 3,15,000 रुपये। ये आपका बन रहा है बच्चों 3,15,000 रुपये। समझ आ रही बात। चलिए ये कहानी यहाँ तक हमारी समाप्त हुई। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कहानी करते हैं। ठीक है, आगे कहानी में देखो क्या ट्विस्ट है, आगे कहानी में समझते हैं। हमें निकालना है गुडविल, है ना, हमें निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि 3 दिया था हमको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है बात। अच्छा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, समझ में आ रही हुई बात। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अपॉन टोटल ऑफ वेट, अपॉन टोटल ऑफ वेट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा है 3,15,000 रुपये, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा है 3,15,000 रुपये, टोटल वेट हमारा है 7। तो 3,15,000 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आपका बनता है बच्चों, ठीक है, ये आपका बन रहा है 45,000 रुपये, ये आपका बन रहा है 45,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, 45,000 ये बना, 45,000 को यहाँ पर रखा आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 है, तो 3 पंजे 15 की 0, 15 की 5 से 1, 3 चौके 12 और 1 13, 1,35,000 रुपये की आपकी गुडविल निकल आई बच्चों। ठीक है, तो 1,35,000 की गुडविल आपकी निकल के आ गई। होप सो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जरूरी है कि आपके मेथड्स क्लियर हों, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता, और अगर नहीं क्लियर है तो फिर उनको करिए पहले। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आपके जो मेथड्स हैं वो क्लियर हों, कहाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वो आपको पता हो, तभी जाकर ये सैम्पल पेपर एटलीस्ट सॉल्व होते हैं। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023। ठीक है बात, तो ये मामला है पूरा। ठीक है, तो हमारे पास पहला हमारा लूज टूल्स है, तो हमें इसका बताना कि मेन हेड और सब हेड क्या होगा लूज टूल का। लोन पेबल ऑन डिमांड, इसका सब हेड और मेन हेड क्या रहेगा। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसका मेन हेड और सब हेड क्या होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का मेन हेड सब हेड क्या होगा। कैपिटल एडवांसेस का मेन हेड और सब हेड बताना है। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज का मेन हेड और सब हेड हम लोग को बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं आपको आंसर भी फ्लैश कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना किस तरीके से आपका होगा, सीरियल नंबर लिखना होगा, सेकंड कॉलम बनेगा आपका आइटम का, अगला हेडिंग। ठीक है, हेडिंग का मतलब मेन हेड है, यहाँ पर मेन हेड लिख सकते हैं आप, हेडिंग लिखिए या फिर मेन हेड, आप यहाँ पर बेटर रहेगा मेन हेड लिखिए और फिर सब हेडिंग्स लिखिए। ठीक है बात, और मेन हेड और सब हेड अगर आपको लर्न हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो चैनल पर अवेलेबल है हाउ टू लर्न मेन हेड एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट करके एक वीडियो पड़ी हुई है, तो उस वीडियो को आप देखिए, उससे पूरा आइडिया आपको लगभग लग जाएगा। देखो पहला हमारे पास सारे जितने आइटम्स हैं, जितने हमको आइटम दिए हैं, लूज टूल दिया है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड दिया है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दे रखा है, कैपिटल एडवांसेस आपको दे रखा है, एंड शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज आपको दिया हुआ है। तो इन सबको पहले आइटम में लिख लो, फिर जो हेडिंग है, हेडिंग की जगह पर आप मेन हेड लिखिएगा। मेन हेड का मतलब है इसका जो मुख्य हेड है वो क्या आएगा,
ठीक है। तो लूज टूल्स, पहले तो बात करें लूज टूल होते क्या है। लूज टूल्स का समझ में आ रहा होगा। टूल्स का मतलब हुआ पेचकस, प्लास वगैरह जो कंपनी के अंदर होते हैं, स्क्रू जो कंपनी के अंदर होते हैं, वो टूल्स कहलाती हैं, तो उन्हें लूज टूल्स बोलते हैं। तो जितने भी वो लूज टूल्स हैं वो हमारी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, तो भाई हमारी वो एसेट्स हैं। और एसेट्स भी कौन सी एसेट्स हैं, फिक्स है कि करंट है, तो भाई करंट एसेट्स हैं, है ना। और करंट एसेट्स में भी लूज टूल्स को डाला जाता है इन्वेंट्री के अंदर। तो ये इन्वेंट्रीज हुई, तो मेन हेड आपका हुआ करंट एसेट्स और सब हेड आपका हुआ इन्वेंट्रीज। ठीक है बात। सेकंड बात करें हम, लोन रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी जो लोन है आपका वो रिपेएबल हुआ, मतलब उसको पे करना पड़ेगा ऑन द डिमांड। जब भी उसकी डिमांड आएगी पे करने की, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपको कोई लोन, जब उसकी डिमांड आए, जब उसकी सामने से क्वेरी आए कि भाई पे करो, तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कैसी है, करंट है। करंट क्यों है, क्योंकि कभी भी आपको वो लोन देना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटी में भी इसका सब हेड होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है। जो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको पैसा चुकाना हो उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डालते हैं, और जो बहुत शॉर्ट टर्म में चुकाना हो उसको करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डालते हैं। ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। अगले हम बात करें प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी हम कुछ ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं, जब हमारे एम्प्लॉइज रिटायरमेंट लेंगे फर्म से तो उनको उतने बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है। हमारी कंपनी कुछ ना कुछ सेव करती है। फॉर एग्जाम्पल आप पीएफ पकड़िए, प्रोविडेंट फंड पकड़िए, उस प्रोविडेंट फंड को जब जब हमें हमारे जो रिटायरमेंट लेंगे हमारे एम्प्लॉइज, उनको देना पड़ता है ना। तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी कैसी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, यानी फिक्स लाइबिलिटी हुई। तो ये इसका मेन हेड हुआ नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है। ये प्रोविजन है बच्चों अपने आप में। ठीक है। जहां प्रोविजन लिखा था वो अपने आप में प्रोविजन रहता है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। फिर हम बात करें प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जहां पर भी आए तुरंत समझिए कि करंट एसेट्स है। जहां पर प्रीपेड वर्ड लिखा है तो तुरंत समझ जाइए कि करंट एसेट्स है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स के अंदर आएगा, और इसका सब हेड होता है बच्चों अदर करंट एसेट्स। फिर हम बात करें कैपिटल एडवांसेस, यानी हमने लोगों को कैपिटल एडवांस में दे रखी है, यानी अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के लोगों को दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। तो ये नॉन करंट एसेट्स है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में ये पैसा जाया करता है। ठीक है बात। अगर हम बात करें शेयर इन लिस्टेड कंपनीज, हमने कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं, और अगर शेयर खरीदे हैं तो नॉन करंट एसेट्स भी, और हुआ क्या हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये इसके बच्चों सब हेड हुए। ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये इन चीजों में डाउट है तो वीडियो पड़ी हुई चैनल पर, हाउ टू लर्न मेन हेड एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको अगर एक वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आएगी कि मेन हेड और सब हेड निकाले किस तरीके से जाते हैं। बाकी आप नोट्स बनाइए, कम से कम 50-60 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाकर ये चीजें याद होती हैं। चलिए, और दूसरा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5 एंड करंट रेशियो ऑफ 2 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 6 टाइम्स। It had total current assets of rupees 8 lakh. Find out annual sales if goods are sold at 25% profit on cost. ठीक है। तो ये हमको कहानी पूरी पूरी करनी है, पहला क्वेश्चन है। और सेकंड हमारे पास है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, हमको निकालना है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय से हम लोग को अगली इन्फॉर्मेशन से निकालना है, बी वाली इन्फॉर्मेशन से। पर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन से हमको सिर्फ इतना निकालना है कि कंपनी की एनुअल सेल कितने की है, कंपनी ने पूरे साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है बात। चलिए देखिए आप लोग, हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। तो लिक्विड रेशियो हमको दिया जाता है 1.5, और बात करें करंट रेशियो हमको दिया है कंपनी का 2:1 रहा होगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमारे पास है 6 टाइम। ठीक है बात। आगे कहानी कहता है कि जो करंट एसेट्स है वो 8 लाख रुपए रहेगा, और हमें निकालनी है एनुअल सेल। वो एनुअल सेल क्या होगी हमको निकालना है। फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल करवा रखी है जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दे रखा है आपका 25%। ठीक है। अब एनुअल सेल से क्या मतलब है, तो एनुअल सेल का कहानी ये है कि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, मतलब कुल मिलाकर कंपनी ने कितनी सेल करी, इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो, एक हमारे पास कहानी है ना कि एक सीओजीएस हुआ करता था 11th में, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और दूसरा नाम इसका हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम 12th में इस नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। किसको, सीओजी, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आप प्लस कर दो ना, अगर आप प्लस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप प्लस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप निकाल लोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका हुआ, आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओजीएस निकालिए, फिर उसमें प्लस करिए जीपी। जीपी आपको दिया भैया कितना 25% रहेगा कॉस्ट का, लेकिन आपको कॉस्ट पता करनी है कि कॉस्ट क्या रही होगी, वो आपको पता करनी है। और कॉस्ट निकालने के लिए आपको
जो हेल्प लगेगी वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का सारा आपको लेना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो एवरेज इन्वेंट्री है, यानी जो बात करें अल्टीमेट लेवल पर इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमारे पास लिक्विड एसेट नहीं हो या करंट एसेट ना हो। करंट एसेट तो हालांकि हमको दे रखी है, लेकिन जब तक लिक्विड एसेट्स हमारे पास नहीं होंगी, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कनेक्शन क्या है क्वेश्चन का। तो जो लिक्विड एसेट्स अगर हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम इन्वेंट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी इन जितनी बातों का यहाँ जिक्र किया गया ना, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेप वाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि रूल सबका अपना अपना खतरनाक वाला रूल है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले करंट रेशियो के ऊपर। हमें करंट रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, हम बात CR लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा पूरा लिखिएगा। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यस और नो, बिल्कुल। अब करंट एसेट्स इक्वल अपॉन करंट लायबिलिटी हमारा फॉर्मूला हुआ। करंट रेशियो हमारा देखो में क्या दे रखा है, दैट इज 2, तो ठीक है 2 यहाँ पर रखिए, 2/1, मतलब वो 2:1 रहा होगा कहीं ना कहीं। करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है बच्चों 8 लाख रुपए की। करंट एसेट्स हमारे पास कितने की है, 8 लाख रुपए की है, और करंट लायबिलिटी का हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2CL, है ना, 2CL इक्वल्स टू 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख। तो अगर हम बात करें करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 8 लाख अपॉन हो जाएगा बच्चों 2, तो करंट लायबिलिटी आई आपकी 4 लाख रुपए की, ठीक है बात, ठीक है। तो यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। हमारी करंट लायबिलिटी निकल गई, करंट एसेट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब हम बात करें लिक्विड रेशियो की हेल्प लेते हैं। तो जो लिक्विड रेशियो है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट, आप समझेगा आराम से, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है बात। अच्छा अब अगर हम बात करें ना इसको भी अगर हम तोड़ें, तो ये जो लिक्विड एसेट्स है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ करंट एसेट्स में से आप निकाल दीजिए इन्वेंट्री को, आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को निकाल फेंकिए, आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो मतलब हुआ, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी को तो रखोगे आप। देखें लिक्विड रेशियो आपको दिया है दैट इज 1.5 अपॉन 1 कर लिया। लिक्विड एसेट्स का मतलब मैंने बताया कि करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस करोगे। अच्छा करंट एसेट्स कितनी है भाई, वो आपकी 8 लाख रुपए की है। करंट एसेट्स आपकी 8 लाख रुपए की हैं, माइनस अगर इन्वेंट्री की बात करें, हमको इन्वेंट्री नहीं पता, ठीक है, हमको इन्वेंट्री नहीं पता। और इन्वेंट्री मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको इन्वेंट्री चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ हमारा इन्वेंट्री अगर निकल जाएगी ना तो फिर हमारा सारा काम बन जाएगा। तो देखें अब हमारे पास क्या होगा, इसके नीचे जो करंट लायबिलिटी हमारी है, करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए है, आई है। तो ये करंट लायबिलिटी की जगह पर आप 4 लाख रुपए रखें, है ना। मामला क्लियर हो रहा होगा। 15 4 60 यानी 6 लाख रुपये आ गया, मामला 6 लाख ये आया, इक्वल्स टू 8 लाख ये लिखा हम लोगों ने, और माइनस की हमने इन्वेंट्री में, खाली इन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 8 लाख को इधर लेके आओ, है ना, तो अल्टीमेट लेवल पे ये माइनस होंगे माइनस, समझ में आ रहा होगा ना। अगर 6 लाख है, इस 8 लाख को यहाँ कर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपए की कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री आ गई। आपकी जो इन्वेंट्री है बच्चों कितने की आई, 2 लाख रुपए की आई, बात समझ में आई। तो इन्वेंट्री हमारी 2 लाख रुपए की आ गई। अब जो एवरेज इन्वेंट्री है ना, देखो मैं आपको एक पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अपॉन होता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक बात। चलिए बात समझ आ रही होगी, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, इसकी बात बता रहा था मैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमको चाहिए होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बट्टे 2 यानी अपॉन 2 करना पड़ता है। लेकिन हमें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जो हमारे पास सिर्फ इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री आपकी एवरेज इन्वेंट्री मानी जाती है। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमारी आ गई भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको 6 दिया है ना, तो निकल जाएगा ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मामला आसान हो गया, तो यहाँ 6 रखें, ये 6 हमको दिया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में COGS लिख रहा हूँ इसको, हाँ COGS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वही हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। अब करें बात एवरेज इन्वेंट्री की। हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई थी बच्चों, 2 लाख रुपए आई थी, 2 लाख रुपए। अब इसके नीचे 1 लाख है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 छक्के 12, यानी 12 लाख रुपए का हमारा मामला हो गया COGS का, यानी COGS मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आ गई आपकी 12 लाख रुपए आ गई। अब उसने क्या कहा था, मैं फिर इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है, चलो मैं इसको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे काम की है नहीं इतनी। देखो अब क्या है,
जो मैंने बताया था ना आपको, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे है ना, यानी हमारी जो सेल्स वैल्यू है, जो उसने पूछा था हमसे एनुअल सेल कितनी होगी, तो एनुअल सेल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एनुअल सेल्स का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस हमारा होगा GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा ही निकल आएगा मामला। तो COGS कितना है बताओ, 12 लाख रुपए है। COGS हमारा कितना है बच्चों, 12 लाख रुपए हो गया। अच्छा GP कितना है, वो 25% है, 12 लाख का 25%, अगर आप 12 लाख का 25% निकालते तो आता है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए ये लग दीजिए, तो ये आपका बना 15 लाख रुपए। तो हमारी जो एनुअल सेल है वो 15 लाख रुपए आ गई, और इसको निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, आई होप आपके माइंड में जा पाया हो मामला, मैं कनेक्शन बना पाया हूं, क्योंकि इजी तरीके से बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये तरीका होगा इसको करने का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। पीसी का बी वाला पार्ट हम लोग करेंगे बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगला आप देखो, कहता है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो की अगर हम बात करें ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो हम लोग को निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, एम्प्लॉयड रेशियो हम लोग लिखेंगे, इसका रेशियो हुआ डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, इसका फॉर्मूला हुआ डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक बात, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड की अगर बात करें, देखें अब डेट का मतलब होता है भाई लॉन्ग टर्म डेट, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं हम डेट के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, जो कैपिटल एम्प्लॉय हमारी रहेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बच्चों होता है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, है ना, डेट प्लस इक्विटी, जिस इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड ही बोलते हैं, डेट प्लस इक्विटी करके आपका कैपिटल एम्प्लॉय निकल आता है। ठीक है, अच्छा डेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड हुआ। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन दोबारा आपको दिखा रहा हूं, शेयर होल्डर फंड आपको दिया है 15 लाख रुपए, 8% डिबेंचर जो कि डेट हमारा है 7,50,000 रुपए आपको दिया है। नीचे करंट लाइबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, किसी काम की हमारी है नहीं। ठीक है, हमारी किसी काम की नहीं है। अच्छा डेट प्लस इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉय। अब देखो हमको शेयर होल्डर फंड दिया है आपका, तो पहले तो हम देखें 7,50,000 रुपए, हम तो देख रहे हैं ना, 7,50,000 रुपए आपको डेट दिया हुआ है, और इक्विटी आपको दे रखी है बच्चों 15 लाख रुपए, इक्विटी आपको दे रखी है 15 लाख रुपए। तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉय कितना निकल कर आ गया डेट प्लस इक्विटी करके, 15/7 आपका होता है 22,50,000 रुपए, 22,50,000। डेट हमारे पास सिर्फ उतना ही है, डेट हमारे पास 750 हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय हमारे पास 22,50,000 रुपये हो गई बच्चों। इसको अगर डिवाइड करेंगे आप, है ना, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन रहा है बच्चों, ठीक है, ये बन रहा है आपका बच्चों 0.33/1, ये बन रहा है, ये तुम्हारे आंसर आ गया। बहुत इजी है ये तो अप्रोच, है ना। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट देगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा कंफर्म तौर पे। पहला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बी वाला पार्ट बहुत इजी। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। हमने 19वें का जो और वाला क्वेश्चन था वो किया, 20वां किया, 31वां किया, 32वां किया, तो सारे क्वेश्चन हमारे 3 नंबर वाले सारे सॉल्व आउट हो गए। ठीक है बात, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 4 नंबर वाली सीरीज। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।